हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीएस की क्लास है जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में भी हम केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपना एसिड बेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और थर्मोप्लास्टिक यानी कि अधातु को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा धातु यानी कि मेटल। आज हम किसको समझेंगे? मेटल को समझेंगे। मेटल क्या होता है, धातु क्या होती है, कहाँ से मिलता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इन सारी चीजों को आज हम इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को समय से पूरा कर रहे होंगे और वीडियोस के थ्रू अपने जो आपका एक लेवल होता है कि भाई हमने इतना पार कर लिया, इतना हमने सीख लिया, इतना समझ लिया, आप उसको सीख रहे होंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हम एग्जाम देते हैं बेटा, एक एग्जाम पे अपना फोकस रखिए। हम कभी कभी कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं कि यहाँ पर हम इतना कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पर इतना कंटेंट मिल रहा है, ज्यादा कंटेंट के चक्कर में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलरिटी को बनाए रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देना है और आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस लेवल की, वो भी कीजिएगा, लेकिन उसको अलग फोकस चाहिए, यूपी पुलिस को अलग फोकस चाहिए। ठीक है, एसआई को अलग फोकस चाहिए होता है। तो ये जो आपका एक क्राइटेरिया है, जो एक गाइडलाइन होती है, आप उसको फॉलो अप करते रहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रखिएगा। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में बहकर आप ज्यादा पाने के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बेहतर है लिमिटेड समय सीमा रखें, लिमिटेड पाने की कोशिश करें और उस लिमिटेड में ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर जाएं। ठीक है, इतना हमारा विश्वास है। ज्यादा ज्यादा भरने के चक्कर में हम कुछ भी हाथ नहीं आते हैं। ठीक है ना, रेत की तरह होता है, ज्यादा अगर ऐसे लिया तो रुक गया, ऐसे मुट्ठी भरने की कोशिश की तो सारा का सारा फिसल जाता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। गाइडलाइन बहुत जरूरी है, उसको फोकस अप करके तब अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस तैयार रखिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसे हम नाम देते हैं मेटल। ठीक है, यानी कि धातु, ऑल्सो कॉल्ड मेटल। ठीक है, मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है कि भाई मेटल एक ऐसा पदार्थ है, मेटल क्या है? मेटल एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास कुछ गुण है। ठीक है, कुछ गुण है और उन्हीं गुणों के कारण वो क्या कहला रहा है? मेटल कहलाता है। ठीक है, तो वो मेटल क्या हो गया? जिसके पास तन्यता का गुण है, तन्यता का गुण है वो मेटल है। जिसके पास तन्यता का हो गया, जिसके पास क्या है? एक होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का गुण होता है। ठीक है, हीट करने का यानी कि अपने आप को गर्म करने का। ठीक है, ऊष्मा को ट्रांसफर करने का, ऊष्मा को स्थानांतरित करने का, स्थानांतरित करने का। ठीक है, और एक होता है मैलिएबल, मैलिएबल, मैलिएबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप उसे पीटते हैं धातु को तो वो किसमें? एक थिन शीट में बदल जाता है। तन्यता डक्टाइल होता है, यानी कि अगर आप उसे क्या करते हैं? एक तार में बदल जाता है। ठीक है, तार में बदलना और एक थिन पतली चादर में बदलना। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत कण, विद्युत का ट्रांसफर अपने से दूसरे एलिमेंट में भेजने की कैपेसिटी होती है ऊष्मा को और विद्युत को। ठीक है, ये सारे गुण होते हैं। अगर ये सारे गुण किसी आपके पदार्थ में मिल रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मेटल कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी मेटल को पीट पीट के रोल कर रहे हैं तो वो अपने आप को एक तार में बदल लेता है। तार आपने देखे होंगे। ठीक है, तार जितने भी वायर्स होती हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर प्लास्टिक रैप होता है तो वो अधातु हो गया, वो प्लास्टिक हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, वो हमारा क्या होता है? मेटल होता है। ठीक, तो वो जो तार बनाने का गुण है उसी को हम तन्यता कहते हैं।
ठीक है। मुक्त करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करता है। हीट, अगर आपके पास कोई बर्तन है या कोई रोड है लोहे की, आप उसका एक सिरा गर्म करेंगे, धीरे धीरे पूरी रोड क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। यानी कि वो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मेलिएबल है, यानी कि जब आप उसको पीटते रहते हैं तो पतली थिन चादर बन जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा जिसमें आप खाना रैप करते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेलिएबिलिटी का। ठीक है, कि इतना ज्यादा हमने उसको बारीक कर दिया कि वो आराम से हाथ से फटने लायक हो गई, है ना। वो थिन चादर में अपने आप को चेंज कर लेती है। ठीक, तो ये क्या होगी? मेलिएबिलिटी होती है। ठीक है। टिन शेड आपने देखे होंगे मेटल के, वो भी चादर का ही रूप होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, जैसे आप एक वायर लीजिए, एल्यूमिनियम की खाली वायर लीजिए, प्लास्टिक रैप ना हो उस पर, ठीक है, और उसको आप क्या कीजिएगा? सॉकेट बोर्ड में डाल दीजिएगा और पीछे से पकड़ लीजिएगा, है ना। क्या होगा? आपको करंट लगेगा, है ना। आप पीछे से झटके से गिर जाएंगे, है ना, या चिपक जाएंगे। ठीक, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसी को बात को हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? मेटल। ठीक है। गुड कंडक्टर किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दोनों को ही अपने आर पार, अपने अंदर से वो पास ऑन करवा सकते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स उनको गेन करके अपने साथ साथ, चल भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, इस तरह से वो अपने साथ उनको ले जाते हैं। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? धातु। ठीक है, ये हो गए किसके? धातुओं के गुण। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। कुछ धातुएं कैसी होती हैं? बेस वाली होती हैं, और कुछ धातुओं में क्या होता है? एसिड होता है। यानी कुछ में क्षार मिलेगा और कुछ में अम्ल मिलता है। अम्ल बहुत कम में मिलता है। धातु जो होती हैं क्या हो जाती? धातुओं को गर्म किया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है, और इतना गर्म किया जा सकता है कि जब उनको हथौड़े से पीटा जाए, हथौड़े से पीटा जाए, तो वो कैसी हो जाती हैं? अपनी अवस्था को छोड़ देती हैं, अपनी अवस्था को बदल लेती हैं, अपनी अवस्था को बदल लेती है। ठीक है, ये धातुओं का गुण हो गया। ठीक है, अब कुछ धातु जो होती हैं, हमें एक चीज पता है, धातु है तो कैसी होगी? कठोर होगी। धातु है तो कैसी होगी? कठोर होगी। भाई लोहा है, कठोर है। ठीक है, स्टील है, कठोर है। एल्यूमिनियम है, कठोर है, काफी ज्यादा कठोर है। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं कैसी हो जाती हैं? सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। कुछ धातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। कुछ धातुएं कैसी होती हैं? लिक्विड होती हैं। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, मुलायम कैसी, कौन सी हो गई? जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा मुलायम धातु है, लेकिन धातु है। सोडियम धातु है, लेकिन कैसा है? मुलायम धातु। लिक्विड अवस्था में रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर मतलब जो आपका कमरे का तापमान, यानी कि आपके वातावरण का जो तापमान है, उस तापमान पे लिक्विड रहने वाले मेटल, हम जो भी हम टेम्परेचर काउंट करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर काउंट करते हैं, रूम टेम्परेचर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड रहता है वो रहता है पारा। सारे के सारे गुण जो होंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी, वो तो होंगी मेटल की, लेकिन है कैसा? द्रव है। ठीक है, द्रव है किस पे? रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए जो मर्क्यूरी होता है, पारा होता है, वो भी किस में आता है? वो आपका लिक्विड मेटल में आता है। ठीक है, सॉफ्ट मुलायम सोडियम है, और इतना मुलायम है सोडियम कि सोडियम को हम आराम से क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। इतना मुलायम होता है सोडियम। ठीक है, रखते कहाँ हैं? इसको केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन जानते हैं, जिसको हम आम भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट यही बनता है, वैक्स बनता है, मिट्टी का तेल बनता है। ठीक है,
तो केरोसिन में इसको रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर जलने लगता है। ठीक है, जैसे ही हवा के संपर्क में आया वैसे ही ये क्या हो जाता है, जलने लगता है। इसीलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, अब एक टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट आता है ओर्स। ओर्स, ओर्स क्या होते हैं, अयस्क। ठीक है, अयस्क क्या कह सकते हैं, ये होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा, यानी कि जो बिल्कुल खानों से मिला, कच्चा माल इसको हम कह सकते हैं। क्यों? अयस्क ये कहता है कि भाई एक से अधिक धातुओं का मिश्रण, एक से अधिक धातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। और फिर उसको अलग करके, ठीक है, अलग करके क्या बनाते हैं, सेपरेट धातु बनाते हैं, एक धातु बनाते हैं। ठीक है, तो सबके ओर्स क्या होते हैं, अलग 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 होते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे, ओर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आपने देख ही ली। ओर्स क्या हो गए, रॉ मटेरियल होता है जैसा हमें खदानों से मिल गया। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मानो हमने गेहूं काटे हैं, तो गेहूं में भूसा भी है और गेहूं भी है और छिलका भी है। तो जब ये कंबाइन है ना, तो ये आपका पूरा क्या है, अयस्क है। लेकिन जब हमने उसमें से भूसा अलग और गेहूं अलग कर लिया, तो वो अलग अलग हमारे धातु के रूप में आ गए। ये एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कभी ये सोचो कि गेहूं धातु है, नहीं। ठीक है, तो धातु हो गए, जैसे लोहा है। ठीक है, तो लोहे के साथ कुछ और भी मटेरियल उसमें होगा, तो हम चुंबक की सहायता से कैसे भी लोहे वाले एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। बाकी का एलिमेंट वहीं पे रह जाएगा रिमेन। तो दो धातुओं में से हमने क्या कर दिया, दो धातुओं का मिश्रण है, हमने दोनों धातुओं को अलग अलग कर दिया, वो अलग अलग धातु हो गए। और जब मिक्स रहा तो क्या कहलाया, अयस्क कहलाया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आता है मेटल और उनके ओर, धातु और उसके अयस्क। ठीक, तो इधर हम धातु लिखते चलेंगे और सामने उसके अयस्क लिखते चलेंगे। ठीक है जी, कॉपर। ठीक है, कॉपर पहला धातु क्या हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, अजुराइट और क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, ठीक है, अजुराइट और क्यूप्राइट, ये किसके हो गए, कॉपर के अयस्क हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ऐसे ही एल्यूमिनियम के होंगे, एल्यूमिनियम के ओर्स क्या कहलाएंगे, बक्साइट और डायस्पोर। बक्साइट, हाँ, ठीक है, बक्साइट और डायस्पोर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सोडियम। ठीक, सोडियम के बाद, सोडियम के हमारे अयस्क क्या होंगे, बोरेक्स। सोडियम के अयस्क क्या होंगे, बोरेक्स। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट।
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे किसके हो गए, सोडियम के। नेक्स्ट हमारा आता है जिंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जिंक। तो जिंक के हमारे कौन से होते हैं, जिंक के देख लेंगे, जिंक ब्लेड और जिंकेराइट, जिंक ब्लेड और जिंकेराइट। ठीक है, जिंक ब्लेड और जिंकेराइट। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम में हमारे कौन से आ जाते हैं, कैल्शियम में आ जाते हैं जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, ये हमारे कुछ धातु हो गए और उनके कुछ अयस्क हो गए। ठीक है, और लिख लेते हैं एक दो। नेक्स्ट हमारा जैसे आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम के हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, देखेंगे। मैग्नीशियम में आ जाते हैं मैग्नेमाइट और डोलोमाइट, मैग्नेमाइट और डोलोमाइट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए मेटल और उनके ओर्स। ठीक है, कुछ हमारे वेल नोन मेटल हैं और उनके क्या है, ओर्स हैं। ध्यान रखेंगे कौन सा किसका है, कॉपर है, कॉपर का अजुराइट और क्यूपराइट हो गया, एल्यूमिनियम का बक्साइट और डायस्पोर हो गया, सोडियम का बोरोक्स, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट हो गया, जिंक का जिंक ब्लेड और जिंकेराइट हो गया, कैल्शियम का जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम का मैग्नेमाइट और डोलोमाइट हो गया। ठीक है, ये याद रखने हैं, नोट कर लेंगे इनको साथ के साथ। एक और लिखेंगे आयरन, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयरन लिखेंगे। आयरन को और क्या कहते हैं, आयरन को कहते हैं हम लोहा, लोहा। ठीक है, तो इसका होता है एक हेमेटाइट। ठीक है जी, हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट के साथ कौन सा आता है, मैग्नेमाइट। हेमेटाइट के साथ कौन सा आता है, मैग्नेमाइट। ठीक है, एक होता है आपका यूरेनियम, यूरेनियम का होता है पिच ब्लेड। ठीक है, ये इसका अयस्क होता है पिच ब्लेड, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है जी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि पारा। ठीक है, पारे को हम क्या नाम देते हैं, पारे के लिए कौन से हो गए, पारे के लिए हो जाता है सिनेबार, पारे के लिए क्या होता है, सिनेबार। याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में वन वर्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको नोट करेंगे फटाफट, आगे चलते हैं। दो हम धातु के नाम लिखेंगे, पहला लिखेंगे लिथियम और दूसरा लिखेंगे आर्सेनियम। ठीक है, देखो डेंसिटी होती है हर एक पदार्थ की अपनी, तो मेटल में भी होगी। तो लिथियम जो होता है वो होता है सबसे कम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला धातु है, और आर्सेनियम में सबसे ज्यादा घनत्व होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ठीक है, फिर एक और नाम हम इसके साथ लिखेंगे, दैट इज द, ठीक है, आर्सेनियम हो गया सबसे ज्यादा घनत्व वाला। एक और नाम हम इसके साथ लिखेंगे, दैट इज Ag यानी कि सिल्वर आयोडाइड। आप ऐसे लिखिए, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन जो हम कराते हैं। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए हम इसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, झूठ मूठ की बारिश करवा देते हैं ना, तो आर्टिफिशियल रेन में इसी का यूज होता है, किसका, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, पारा हम बता चुके हैं, पारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, सारी क्वालिटी उसकी उससे मिलती है, लेकिन वो किस फॉर्म में मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
एक होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या काम होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंक बनाने में नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसी को हंसाने वाली गैस कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हंसी आती है, ठीक है। तो एक मूवी में भी देखा था ना कि उसमें छोड़ना था कौन सा, है ना, उसमें छोड़नी थी हमें ड्राई नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन वो छोड़ देते हैं N2O। तो N2O की वजह से वहां पे वो फॉगी तो नहीं होता, लेकिन कैसा हो जाता है, वहां पे सब लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं। शायद अक्षय कुमार स्टारर एक मूवी है, वो लास्ट वाला सीन, ठीक है, सब लोग हंसते रहते हैं वहां पे बस, तो वो लाफिंग गैस वहां पे रिलीज कर दी जाती है, उसमें अनकंडीशनली हमारी हंसी अपने आप ही आती रहती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। अब एक हंसाने वाली है तो एक रुलाने वाली गैस होगी, ठीक है, एक हंसाने वाली है तो एक रुलाने वाली गैस होगी, वो होती है अमोनिया एसिफेटोनोन, अमोनिया एसिफेटोन, ठीक है जी। ये हमारी कौन सी होती है, इसको टीयर गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टीयर गैस, अश्रु गैस भी इसको कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कब होता है, इसका इस्तेमाल पुलिस वाले बहुत करते हैं, कब करते हैं, उन्होंने देखा अश्रु गैस का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा क्राउड आ गया है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनपे क्या कर देते हैं, अश्रु गैस छोड़ देते हैं, ठीक ठीक है, उनपे अमोनिया एसिटिफेनॉन छोड़ देते हैं। वो क्या करेगी, वो उनकी आंखों में जलन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा आंखों से आंसू, तो इसको रुलाने वाली गैस भी कहते हैं। तो उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ दी जाती है, क्या करने के लिए, उस भीड़ को ओवरकम करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सिलिकॉन, ठीक। सिलिकॉन क्या होती है, सिलिकॉन को हम हाफ मेटल कहते हैं, आधा धातु होता है ये, हाफ मेटल कहलाती है, अर्ध धातु, ठीक है। अर्ध धातु का क्या मतलब है कि वो आधी मेटल है आधी नॉन मेटल है। तो इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर चिप बनाने में, कंप्यूटर चिप बनाने में, ठीक भाई। कंप्यूटर चिप बनाने में ऑब्वियसली इसका यूज हम करेंगे, किसका, सिलिकॉन का। क्यों, सिलिकॉन में क्या होता है, हमने कहा कि हाफ मेटल है, कंप्लीट मेटल होगी तो हम उसे अपने हाथ से पकड़ के कंप्यूटर में नहीं डाल सकते, है ना, हमें अगर जैसे हमने उसको टच किया तो हमें करंट लगेगा, अगर कंप्लीट मेटल होगी। तो सिलिकॉन में क्या आ जाता है, हाफ मेटल है, हम उसे टच भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बैड कंडक्टर हो जाएगी, और अपना चिप के साथ जो डेटा होता है उसको वहीं पर ट्रांसफर एक्सेस वो करवाती रहती है, इस वजह से वो मेटल होती है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है। MIC का क्या मतलब होता है, ये वही गैस है जिसकी वजह से क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल, भोपाल से लिख दिया, भोपाल गैस त्रासदी, जो एक गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, वो इसी गैस के कारण हुई थी, MIC, ठीक है, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। फिर आता है सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट वो मेटल है जिसकी हेल्प से जो हमारा ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक सब जानते हैं क्या होता है, जहां पर ब्लड को क्या करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, सोडियम साइट्रेट की वजह से ही ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है वो क्या रहता है, सुरक्षित रखा रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है भाई। ब्लड है ना, तो उसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम रखेंगे, वो इसी के कारण रिमेन अवस्था में रहता है बिल्कुल, जो हम उसे किसी को देंगे तो वो फिर हार्म नहीं करेगा।
वरना आप ब्लड को कहीं पे कटोरी में भर के रख दो, क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा, वो क्लोट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इसी सोडियम साइट्रेट की वजह से वो सुरक्षित रहता है, नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर करने लायक रहता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ मेटल्स हो गए और उनकी क्वालिटीज हो गई कि उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आता है जिसको हम पढ़ेंगे, वो होता है हमारा एक होता है कठोर जल और एक होता है मृदु जल। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर वो है कि जिसको बॉईल अगर हमने किया है, उबालने पर ये क्या नहीं होगा, ये पीने लायक बनेगा नहीं। मतलब ये उबलने पर एक पतली सी पपड़ी, मोटी मोटी परत बर्तन के ऊपर जमा देगा, लेकिन उबलने के बाद भी ये अपने आप को पीने लायक नहीं करेगा। ये पीने लायक नहीं होता। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पीने लायक नहीं होता, पीने लायक नहीं बनता, ये पीने लायक बनता है, पीने लायक बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नदियों का जल होता है उसको आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉईल करो पी लो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो समुद्र का जल होता है, खारा पानी जो होता है, ठीक है, उसको आप कितना भी बॉईल कर लीजिए वो पीने लायक नहीं बनेगा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कठोर जल कहा जाता है। अब कठोर में भी खारा पानी, आप सोचेंगे खारा पानी तो जो यमुना नदी होती है उसका भी आ जाता है, लेकिन वो अस्थायी कठोर होता है। ठीक, कठोर में भी दो तरह के आ जाते हैं, एक जो स्थायी है, होगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। दूसरा जो अस्थायी है, उसको उबालने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कठोर जल में आ जाता है सी वाटर। सी वाटर मतलब समुद्री पानी। ठीक है, और इसमें हमारा आ जाता है नदियों का पानी, नदियों का पानी, उसको मृदु जल हम कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे जो लवण मिलेंगे वो ज्यादा मिलते हैं, लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। सोडियम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत होगा। यहाँ पर क्या होता है, लवणों की मात्रा कम होती है, लवणों की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें अगर आप साबुन घोलते हैं, कठोर जल में अगर आप साबुन घोलते हैं, तो साबुन घोलने पर झाग उत्पन्न नहीं होते। लेकिन अगर आप मृदु जल में साबुन घोलते हैं तो साबुन घोलने पर झाग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है जी, साबुन घोलने पर झाग उत्पन्न नहीं होते, लेकिन साबुन घोलने पर झाग उत्पन्न हो जाते हैं। ये डिफरेंस होता है किसमें? मृदु जल में और आपका किसमें? कठोर जल में। अब मैंने बताया कि भाई कठोर जल भी हमारा कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मृदु जल हो गया हमारा। तो कठोर जल भी हमारा कितने तरह का हो गया? डिवाइड करेंगे दो तरह का, एक होता है स्थायी कठोर जल और एक होता है हमारा अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल। ठीक है, एक लाइन में समझेंगे इसको। स्थायी कठोर जल वो होता है जो परमानेंटली खारा है, जिसको उबालने पर वह वैसा ही रहे, उबालने पर वैसा ही रहे, रिमेन रहे, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, लेकिन जो अस्थायी कठोर जल होता है, ये अस्थायी कठोर जल में क्या होता है कि इसको कठोर जल से मृदु जल बनाया जा सकता है, इसको मृदु जल बनाया जा सकता है।
ठीक है, उबालने पर अपनी जो इसके प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ये क्या कर देता है, बदल देता है, प्रॉपर्टीज को बदल देता है। ठीक है, इसमें अगर आप साबुन घोलेंगे तो बिल्कुल नहीं घुलेगी, लेकिन जब इसे अस्थायी कठोर जल को आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसे क्या करके, जो हम प्यूरिफिकेशन करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, उसमें ये प्यूरिफाई हो सकता है, ये प्यूरिफाई नहीं हो सकता। समुद्र का जल प्यूरिफाई नहीं हो सकता, उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा अभी भी रिसर्च चल रही है कि इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समुद्री जल बहुत है, राइट, समुद्री जल हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास मृदु जल क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें लवणों की मात्रा कम होती है, इसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। दो तरीके का होता है, स्थायी जो टेम्परेरी नहीं बिल्कुल परमानेंट है, वैसा का वैसे ही रहेगा, चाहे आप उसमें कुछ भी कर लीजिए। अस्थायी कठोर जल होता है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यमुना है, यमुना का पानी भी कैसा होता है, खारा होता है, तो खारेपन की वजह से हमने कह दिया कि ये कैसा है, कठोर है। ठीक है, लेकिन हम उसे उबाल के ट्रीट करके प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये बात हुई हमारे किसकी, वाटर की, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम जो यूज करते हैं, हम इसमें क्लार्क विधि यूज करते हैं। इसमें कौन सी विधि यूज करते हैं, क्लार्क विधि यूज करते हैं। ठीक है, बुझा चूना डाल के यूज करते हैं, बुझा चूना। ठीक है, इन सारी चीजों को डालेंगे, ये कम करेंगे जब ये अपनी कठोरता को थोड़ा बहुत छोड़ेगा, वरना नहीं बदलता है। ठीक है, और इसको अगर हम 100 डिग्री पे उबाल देते हैं तो 100 डिग्री पे उबालने पे ये अपने आप को बदल लेता है। ठीक है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें यूज करना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें इसमें यूज करना होता है, तब ये जाके अपनी कठोरता को कहीं थोड़ा बहुत रिलीज करता है। ठीक है, तब भी ये नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक, तो ये मृदु जल बन सकता है, ये वाला नहीं बन सकता है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, ठीक, अब अगर हम वाटर को पढ़ ही रहे हैं तो हम पानी को पढ़ रहे हैं, H2O जल जो हम पीते हैं, ठीक है, उसको हमें प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई मतलब हमें साफ करना होता है, तो उसे साफ करने की क्या विधि होती है, करने की विधि कौन कौन सी होती है, वो भी साथ साथ नोट कर लीजिए जब वाटर पढ़ ही रहे हैं तो। ठीक है, तो साफ करने की विधि क्या होगी, एक होता है क्लोरीनीकरण, ठीक है जी, एक होता है आपका यूवी रेज के थ्रू, ठीक है, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, RO तो सभी के घर में लगा रहता है आजकल, ये तो कॉमन सी बात है। क्लोरीनीकरण क्या होता है कि जो पानी आता है, पहले ही क्लोरीनीकरण किया जाता था कि जो पानी आया उसमें क्लोरीन डाल दो, तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स होंगे, जो भी उसमें टफ मटेरियल होंगे, वो सब ब्रेक डाउन हो जाएंगे क्लोरीन की हेल्प से, तो वो पानी क्या हो गया, साफ हो गया, पीने लायक हो गया। यूवी रेज के थ्रू, अब जो यूवी रेज होती है ना, वो 3 तरह की होती है, A, B और C। ए वाला जो हम करते हैं वो वाटर प्यूरिफाई के लिए यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो आपके घर में RO यूज होता है, तो वो कह रहे हैं कि यूवी रेज से हम पानी को साफ करते हैं, तो उसमें A टाइप की जो यूवी रेज होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, C टाइप की काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, यही होती हैं जो कैंसर को कॉज कर देती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए A सबसे लाइट वाली यूज करते हैं, जो उसके अंदर टफ मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देना, पानी को बिल्कुल क्या कर देना, लाइट कर देना। ठीक है, पीने में फिर वो शुरुआत में जब RO का पानी पीते हैं तो वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा लगता है, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो चुका होता है, क्लीन हो चुका होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी आपके क्या हैं, लवण है, खनिज है, सबको क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये घातक हो जाता है कि आप बिल्कुल नीट पानी पी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैल्शियम पोटेशियम का जाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब एडिक्ट हो जाते हैं फिर उस चीज के, कुछ लोगों को ये चीजें क्या हो जाती है, अनडाइजेस्टेबल हो जाती है, पच नहीं पाती हैं, तो वो क्या करते हैं फिर रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को क्या करता रहता है, पूरी तरह से प्यूरिफाई करता रहता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज आती है कि वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, पानी का पीएच कितना होना चाहिए, तो वो 6.8 से आपका 7 तक होना चाहिए। ठीक है, 6.8 से 7 तक होना चाहिए। ठीक है, 7 पॉइंट, ये कुछ बढ़ सकता है, चेंज भी हो सकता है, कहीं पे 7.5 मिलेगा, कहीं पे 7.8 मिलेगा, तो आप एक 7 मान के चलते हैं हम, 7.8 7.5
मान के चलते हैं इतना हमारा पीएच होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग। WHO जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे वाटर का जो पीएच है वो 6.8 से 7.8 के बीच में होना जरूरी है, तभी वो पानी पीने लायक है। अगर इससे ज्यादा है तो भी खतरनाक है, इससे कम है तो भी खतरनाक है। इससे कम होगा तो एसिडिक होगा, इससे ज्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में पानी खराब है। इतने पीएच का पानी है तो बहुत बढ़िया है, पीने लायक है, आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई आज हमारे मेटल की और वाटर, ठीक है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।